हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, हिस्ट्री की क्लास है आज हमारी। हिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वो आप सभी को बहुत ही लाइक बोरिंग लगता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारी क्लास देखोगे तो आपको हिस्ट्री कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसको समझ के पढ़ते हैं तब हमें इंटरेस्टिंग लगता है, जब हम इसको रट के पढ़ते हैं तब ये हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हिस्ट्री का मीनिंग देखेंगे हम। व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? हम लोग हिस्ट्री पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें पढ़ने के बावजूद हमें हिस्ट्री का मीनिंग नहीं पता होता है कि हिस्ट्री होती क्या है। सबसे पहले इसलिए हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री का मीनिंग क्या है। ठीक है, हिस्ट्री की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री इज नथिंग, हिस्ट्री इज क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ significant past events। ठीक है, हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री इज द क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स। देखो, हम सभी को पता है कि हिस्ट्री का मतलब होता है कि पुरानी चीजों को याद करना, मतलब पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उनको याद करना, वो हिस्ट्री होती है, या उसको पढ़ना वो हिस्ट्री होती है, ठीक है। ये तो हम सबको पता है कि पास्ट की चीज़ों को हमें हिस्ट्री में पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन पास्ट के साथ साथ पास्ट में भी हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, हमें सिर्फ सिग्निफिकेंट चीज़ें पढ़नी होती हैं। पास्ट में भी कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं? सिग्निफिकेंट चीज़ें, जो मतलब काम की चीज़ें होती हैं, सिर्फ वो पढ़नी होती हैं, ठीक है। और उनको पढ़ना कैसे होता है? हमें उन्हें पढ़ना होता है क्रोनोलॉजिकल वे में। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कि इन ऑर्डर पढ़ना होता है हमें उसे, ठीक है। ऑर्डर में पढ़ना होता है, ठीक है। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में हमें उसे पढ़ना होता है, ठीक है। ये नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री को हमें एक सीक्वेंस में पढ़ना होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि मान लो लाइक 1526 में हमारा कौन आया था? हमारा बाबर आया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन आया था? लाइक 1530 में किसने शासन किया था? हमारा हुमायूं ने किया था, ठीक है। उसके बाद आपका अकबर आया है, या उसके बाद आपका जहांगीर आया है, ठीक है, एक्सेट्रा। वो सब चीज़ें हम उस तरह से देखते हैं, उसको बोलते हैं कि हम चीज़ों को एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सब कुछ हमें रटना नहीं होता है, ठीक है। डेट्स वगैरह भी हमें तब याद हो जाती हैं जब अगर हम उनको सीक्वेंस में पढ़ते हैं। उल्टे सीधे तरीके से पढ़ेंगे तो हमें कभी वो चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। तो हिस्ट्री में एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इज नथिंग बट क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स, ठीक है। पास्ट को पढ़ना है, ठीक है, वो तो हमें पता ही है। जैसे हम बच्चों से कभी पूछते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो उल्टे सीधे आंसर बच्चे देते हैं। बच्चे बोलते हैं हिस्ट्री का मतलब है कि लाइक मरे हुए को याद करना, ठीक है, ऐसे आंसर देते हैं। ऐसे आप मतलब बेवकूफ़ों वाले आंसर आपको नहीं देने, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को पढ़ना, ये तो चलो थोड़ा थोड़ा बहुत ठीक ठाक आंसर भी है, ठीक है। आज के बाद आपसे कोई हिस्ट्री पूछे तो आप बताना कि सिग्निफिकेंट स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ना है और सिग्निफिकेंट चीज़ों को पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है हिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 10th क्लास की जो हमारी हिस्ट्री है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। देखो, 10th क्लास की जो आपकी हिस्ट्री है उसमें आपका चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें आपका चैप्टर 3, ठीक है। 3 या 2 हो गया है शायद, देख लेना। नेशनलिज्म। सिलेबस में आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि क्या क्या सिलेबस आपका कम ज़्यादा हुआ है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। एक ये चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, 10th क्लास की जो हिस्ट्री है, ठीक है। नेशनलिज्म को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीयता, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब भारत में राष्ट्रीयता, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है 10th क्लास की बुक में। ये जो चैप्टर है ये 1915 ऑनवर्ड्स दिया है, 1915 ऑनवर्ड्स, ठीक है। मतलब कि 1915 के बाद दिया है, 1915 से लेके 1935 के बीच का लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना दिया हुआ है हमारा 10th क्लास की बुक में, ठीक है। लेकिन बच्चों को ये समझ में क्यों नहीं आता है?
बच्चों को समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि 1915 से पहले क्या हुआ था वो उन्हें पता ही नहीं है, या वो उन्हें याद ही नहीं है। वो कहाँ पे था, वो उन्होंने क्लास 8th की, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना, क्लास 8th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो। ठीक है, तो क्लास 8th में हमने क्या पढ़ा था, हमें 9th का तो याद नहीं है, 8th का हमें कहाँ से याद होगा। ठीक है, या तो हमने अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, समझ के पढ़ा ही नहीं था, या तो ठीक है, और अगर पढ़ा भी था तो हमें याद नहीं है कि क्लास 8th में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, इसलिए उसको समझने के लिए क्लास 10th में जो आपका नेशनलिज्म है, ठीक है, क्लास 10th का जो आपका नेशनलिज्म है, उसको समझने के लिए हमें उससे पहले हमें उसका बैकग्राउंड समझना होगा, क्लास 8th वाला। ठीक है, वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, वो आज आप, ये हमारी बेसिक क्लास है। ठीक है, आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी इसके ऊपर बेस होंगी। अगर ये क्लास आपको समझ नहीं आई तो आगे की क्लास कभी समझ नहीं आएंगी, हिस्ट्री कभी भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, और अगर ये क्लास आप समझ गए तो आगे की सारी क्लासेस आपकी बहुत ही बेसिक और सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया क्या होता है, कैसे कैसे होता है। नेशनलिज्म का मीनिंग मैंने आपको बता दिया हिंदी में भी, क्या बोलते हैं नेशनलिज्म को, राष्ट्रीयता। ठीक है, भारत में राष्ट्रीयता। देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया जो हमारा कंट्री है उसकी खोज किसने की थी और कब की थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसको। कोई आपसे 1 नंबर का पूछ भी सकता है और आपका बहुत ही मजाक उड़ाएगा अगर आपको नहीं पता होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कब हुई थी, पहली बात तो ये हुई थी, ईयर भी आपको याद रखना, 1498 AD। ठीक है, 1498 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, बाय होम, ये हुई थी बाय वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा ने करी थी हमारी जो इंडिया की जो डिस्कवरी की थी, भारत की जो खोज की थी, वो किसने करी थी, वास्को डिगामा ने की थी। कब की थी, 1498 में की थी। ठीक है, वास्को डिगामा था कौन वैसे, वास्को डिगामा एक पोर्टुगीज था। पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाल। पुर्तगाल एक देश है। ठीक है, पुर्तगाल एक देश का नाम है, हिंदी में बोल देते हैं पुर्तगाल। ठीक है, उस एक देश का नाम है, उसका सिटीजन था हमारा वास्को डिगामा। ठीक है, वो इंडिया वो घूमने एक सैर पे गया था। ठीक है, शिप को लेके। ठीक है, तब उसने इंडिया की डिस्कवरी की थी। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, हमें सिर्फ बेसिक समझने हैं। ठीक है, सिर्फ इतना याद रख लेना कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी। और कब की थी, 1498 में की थी। ठीक है, 1498 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया कर दी वास्को डिगामा ने। ठीक है, आपको, हम लोगों को पता है कि हमारे ऊपर हमारा जो देश है वो लगभग 200 साल के करीब गुलाम रहा है। और गुलाम किसका रहा है, ब्रिटिशर्स का रहा है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, ब्रिटिशर्स देखते हैं। ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में कब आए थे, 1600 AD। ठीक है, 1600 ईस्वी बोलते हैं हिंदी में। 1600 AD में क्या हुआ था हमारा, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, आई का मतलब इंडिया। ठीक है, 1600 AD में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज, हिंदी में इनको बोल देते हैं हम अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज जो थे वो भारत आए थे 1600 AD में। ठीक है, अच्छा, आने के बाद इन्होंने क्या किया, सीधा भारत को गुलाम बना लिया, नहीं, 1 मिनट में या 1 सेकंड में इन्होंने भारत को गुलाम नहीं बना लिया। कैसे कैसे किया था, थोड़ा सा देख लेते हैं हम, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। 1600 AD से लेके लगभग 1750 तक। ठीक है, 1750 तक, 1600 से लेके 1750 तक, लगभग ये 150 ईयर्स का टाइम है, 150 साल का ये टाइम है, ये भी 80 है। ठीक है, 1600 से लेके 1750 तक इन्होंने क्या किया, देवर बिजी इन, ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, बिजी इन कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब इन 150 सालों में ब्रिटिशर्स जो थे वो किस में बिजी थे, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज में। ठीक है, आपको पता होगा जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वो क्या बन के आए थे। ठीक है, ओके, आपको पता होगा या नहीं पता है, तो ब्रिटिशर्स जो है शुरू में जब हमारे अंग्रेज जो है शुरू में जब इंडिया आए थे तो वो क्या बन के आए थे। ठीक है, दे केम टू इंडिया एज मर्चेंट्स। ठीक है, मर्चेंट्स बोल देते हैं इनको, मर्चेंट्स या ट्रेडर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं इसे व्यापारी। ठीक है, इंडिया में क्या बन के आए थे, वो मर्चेंट्स बन के आए थे, व्यापारी बन के आए थे कि इंडिया में हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं, ट्रेड करने के लिए आए हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडिया को अपना
गुलाम बना लिया। ठीक है, तो वही लाइक 1600 से 1750, 150 सालों तक वो वही काम कर रहे थे। दे वर बिजी इन कमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, मतलब बिजनेस वाले जो काम होते हैं सिर्फ वही काम कर रहे थे वो 150 सालों तक। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस काम को थोड़ा सा, उस काम के साथ साथ, ये काम तो ये हमेशा करते ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और भी काम शुरू कर दिया। वो कब शुरू किया था? फ्रॉम 1746। ठीक है, 1746 में, फ्रॉम 1746 ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड what? Started political activities also. ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज आल्सो, मतलब कि 1746 से इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर दी। कमर्शियल एक्टिविटीज तो ये कर ही रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर दी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? कमर्शियल एक्टिविटीज का मतलब तो आप समझ गए। ठीक है, बिजनेस वगैरह करना, ठीक है, ट्रेड करना, उसको बोलते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है वार्स एंड बैटल्स। वार्स और बैटल्स करना मतलब कि लड़ाइयाँ करना। विद हुम? ये लड़ाइयाँ किसके साथ? विद इंडियन किंग्स। ठीक है, इंडियन किंग्स, इंडिया में जो राजा महाराजा होते थे उनके साथ लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी इन्होंने। ठीक है, 1746 के बाद। और जो सबसे पहले इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कार्नाटिक वार्स। कार्नाटिक वार्स इन्होंने स्टार्ट की थी 1746 में। ठीक है, 1746 में इन्होंने कार्नाटिक वार्स स्टार्ट की थी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कार्नाटिक वार क्या थी, कैसे हुई थी, वो उतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ आपको बेसिक समझना है। ठीक है, 1600 में 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आए थे। ओके, ठीक है, 1600 से 1750 तक इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज में बिजी थे। ठीक है, ठीक है, 1746 से इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर दी, मतलब कि वॉर्स एंड बैटल, लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी इंडियन किंग्स के साथ। ठीक है, और सबसे पहले इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, 1746 में, वो कौन सी थी? कार्नाटिक वार। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1746 के बाद 1757, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757 में इन्होंने एक बैटल लड़ा, एक लड़ाई लड़ी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, आपने छोटी क्लासों में जरूर नाम सुना होगा, बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं इसको। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, ये इन्होंने 1757 में लड़ा था इंडिया में। ठीक है, उसके बाद 1763 में, ठीक है, 1763 में इन्होंने एक दूसरा बैटल लड़ा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1763 में इन्होंने बैटल लड़ा था, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, 1757 में इन्होंने लड़ा बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, जिसको ये जीत गए थे। 1763 बैटल ऑफ बक्सर, उसे भी ये जीत गए थे। ठीक है, क्या क्या हुआ था, कौन लड़ा था, कैसे लड़ा था, वो हमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, वो हमें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ देख लेना, 1765 में क्या हुआ था? 1765 में हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हुआ था, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या थी? ठीक है, वैसे तो हमें इसे पढ़ने की भी कोई डिटेल में कुछ समझने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सिर्फ ऐसा नहीं सोचना कि हम 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, डिटेल में भी थोड़ा सा इंडिया के बारे में हमें पता होना चाहिए, या अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि इंडिया क्यों गुलाम बना, ठीक है, तो भी आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर छोटी क्लासेस में आपने हो सकता है ये डिटेल में पढ़ा हो। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप जाके कहीं से इसको सर्च मार के डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जैसे आप कोई भी अगर आप किसी भी बड़े हिस्टोरियन से, मतलब जिसको हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है, हिस्ट्री का साइंटिस्ट हो ऑलमोस्ट एक तरह का, ठीक है, हिस्ट्री का पूरा फिलोसोफर हो, पीएचडी कर रखी हो, ठीक है, इस तरह के किसी पर्सन जो बड़े बड़े हिस्टोरियन होते हैं, जो हिस्ट्री की बुक्स किताबें लिखते हैं, उनसे अगर आप पूछोगे कि इंडिया जो गुलाम जो बना हमारा,
ठीक है, उसमें मतलब किस वजह से बना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, तो जो बड़े बड़े हिस्टोरियन है वो इसे ही बताते हैं। ठीक है, वो क्या बताते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ये कैसे, ऐसा क्या हुआ था इस ट्रीटी में। ठीक है, पहली बात तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बाद हुई थी, मैंने अभी आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया था कि 1763 में हमारा क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, इस बैटल को ब्रिटिशर्स जीत गए थे और उसके बाद ये ट्रीटी बोलते हैं संधि। जैसे लड़ाई जब होती है तो लड़ाई में ऐसा नहीं होता कि एक साइड जो होती है वो दूसरी साइड को पूरी तरह से मार के खत्म कर देती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक टाइम तक लड़ाई होती है, उसके बाद जब जिस पार्टी को लगता है कि वो लोग हारने लगे हैं, ठीक है, तो एक ट्रीटी हो जाती है, एक सेटलमेंट हो जाती है, मतलब वो हार मान लेते हैं और लड़ाई बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जब अंग्रेज जब जीत गए थे तो उसके बाद ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी। इस ट्रीटी में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, इसमें अंग्रेजों को क्या मिला था, मतलब बदले में कुछ देना होता है, जो पार्टी हारती है उसे बदले में कुछ देना होता है, तभी लड़ाई बंद होती है। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजों को क्या मिला, दे गॉट दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स। ठीक है, दीवानी राइट्स क्या होते हैं, मतलब क्या होता है, दीवानी राइट्स का मतलब होता है, दीवानी राइट्स किस चीज के, पहले तो ये भी देख लेना, दीवानी राइट्स ऑफ गोविंदपुर, सुतनाती एंड कालीकट। ठीक है, दीवानी राइट्स ऑफ गोविंदपुर, सुतनाती एंड कालीकट, ये है क्या चीज, ये 3 विलेजेस के नाम है, 3 गांव है ये। ठीक है, ये 3 गांव ब्रिटिशर्स को दे दिए थे, अंग्रेजों को दे दिए थे, इनके दीवानी राइट्स दे दिए थे। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है, दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड एडमिन सिविल जस्टिस। ठीक है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड एडमिन सिविल जस्टिस, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लो। दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार, मतलब कि टैक्स लेने का अधिकार। ठीक है, टैक्स लेने का अधिकार इनको दे दिया था। हमारे देश में टैक्स कौन लेता है, हमारे देश में टैक्स लेने का काम कौन करता है, टैक्स लेने का काम कोई नहीं कर सकता। ठीक है, टैक्स लेने का काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, टैक्स लेने का काम कौन करता है हमारे देश में, गवर्नमेंट। तो वो टैक्स लेने का जो पावर थी, ठीक है, उस वक्त किसके पास होती थी, ठीक है, उस वक्त होती थी वो किंग के पास। किसके पास होती थी, किंग के पास, राजा। ठीक है, उस वक्त गवर्नमेंट नहीं होती थी, जैसे हमारे देश में आज मोदी की गवर्नमेंट है। ठीक है, हमारे देश की बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, उस तरह का जो सिस्टम था, ठीक है, उस वक्त वैसा नहीं होता था, उस वक्त किंग्स होते थे, राजा महाराजा होते थे, तो टैक्स वगैरह इकट्ठा करने का काम किसका था, किंग का होता था। ठीक है, लेकिन किंग क्या है, किंग तो इस लड़ाई में हार गया। ठीक है, किंग इस लड़ाई में हार गया है, इसलिए जो टैक्स करने का, टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार है वो किंग ने किसको दे दिया, जिससे वो हारा है। ठीक है, ब्रिटिशर्स से हारा है तो ब्रिटिशर्स को दे दिया। ठीक है, तो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, टैक्स लेने का अधिकार मिल गया, और साथ में एडमिन सिविल जस्टिस। सिविल जस्टिस मतलब कि कोर्ट में हम जाते हैं तो वहाँ पे सिविल केस होते हैं। ठीक है, लाइक जमीन वगैरह के जो मामले होते हैं, ठीक है, तो उनको एडमिन करने का काम, ठीक है, मतलब जो जज वगैरह का जो काम होता है, कोर्ट कचहरी का जो काम होता है, वो भी इनको मिल गया था। ठीक है, सिर्फ किससे, सिर्फ ये दीवानी राइट्स के थ्रू। ठीक है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड एडमिन सिविल जस्टिस। ठीक है, किस किस का मिला था, ये 3 विलेजेस थे, 3 गांव थे। ठीक है, इन तीनों का मिला था। ये 3 गांव कहाँ पे थे और कैसे थे, ये वाला नाम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, कालीकट। ठीक है, अभी मैं प्रेजेंट से इसको जोड़ के बता देता हूँ कि इसका प्रेजेंट में क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इस वक्त आपको पता है कि हमारा देश लगभग ऐसा है। ठीक है, लगभग ऐसा है हमारा देश। ठीक है, ये जो हमारे 3 विलेजेस थे ये कहाँ पे थे, ये जो 3 विलेजेस थे ये हमारे यहाँ पे थे। ठीक है, आपको पता है इस वक्त यहाँ पे कौन सी जगह है, इस वक्त यहाँ पे कौन सी जगह है, इस वक्त यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के जो एरिया है इस वक्त, वहाँ पे थे ये 3 गाँव। ठीक है, गोविंदपुर, सुतनाती और कालीकट, ये तीनों यहाँ पे थे। ठीक है, ये कालीकट आपको नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, कालीकट से ही हमारा क्या आया है, कालीकट से ही हमारा कैलकटा आया था। ठीक है, कैलकटा। ठीक है, पहले इसका नाम कैलकटा था, आजकल इसका नाम कोलकाता है। ठीक है, कालीकट से ही हमारा क्या नाम आया, कोलकाता। तो या तो आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल हमारी कोलकाता हमारी यहाँ पे है। ठीक है, ये कोलकाता। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, शॉर्ट में दोबारा देखते हैं, 1600 AD में इंडिया में आए। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद क्या किया इन्होंने, 150 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं करी, किसी से कोई वॉर बैटल नहीं करा किसी राजा से, सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ में ये बिजी रहे, ठीक है। लेकिन उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मतलब कि लड़ाई वॉर्स एंड बैटल्स हमारे राजा महाराजाओं के साथ शुरू कर दिए, ठीक है। और उसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू इनको क्या मिल गया, थोड़ा सा राज, ठीक है, मतलब थोड़ा सा शासन, ठीक है, गवर्नमेंट वाली जो पावर थी थोड़ा सा, ठीक है, कुछ एरिया की इनको मिल गई, 3 गांव की मिल गई, गोविंदपुर, सुतनाती और कालीकट, ठीक है, इस वाले पोर्शन की मिल गई। और धीरे धीरे फिर इन्होंने यहाँ से इस एरिया में अपना जो है, अपनी जो पावर है, अपना जो वर्चस्व है वो बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इसी तरह से करके इन्होंने पूरे इंडिया को कवर कर लिया और पूरे इंडिया को अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट में इतना हम समझ लेते हैं, उतनी ज़्यादा डिटेल में हमें इसे इतनी समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ गए, थोड़ा सा ओवरव्यू हमने दे दिया है कि कैसे कैसे जो है ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो है भारत में आए थे, कैसे कैसे उन्होंने भारत को गुलाम बनाने की जो है शुरुआत की, ठीक है। एक बात यहाँ से आप अब आपको हो सकता है थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा हो, ठीक है, ये भी हमें देख लेना चाहिए कि वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, ठीक है, हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए, हिस्ट्री जो है पढ़नी क्यों चाहिए, क्यों हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, वी शुड स्टडी हिस्ट्री नॉट टू रिपीट मिस्टेक्स, ठीक है। जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, उन्हें हम रिपीट ना करें, मतलब कि हमने कुछ गलतियां की होंगी जिस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमें वो गलतियां पता लग जाएंगी कि उन्होंने क्या क्या उन्होंने क्या हमारी गलती थी जिस वजह से उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, ठीक है। वो गलतियां हमें पता लग जाएंगी अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पता लगेंगी, ठीक है। और अगर वो गलतियां हमें पता लग जाएंगी तो जो हमारा जो फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर को तो ठीक है, पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो बात ठीक है। एक हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि क्या फ़ायदा है, जो मरे हुए को याद करना है, जो चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें पढ़ने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन उससे हम अपना फ्यूचर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए ये भी एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि पास्ट में जो हमने गलतियां की हैं, ठीक है, वो हम समझ जाते हैं और उन जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, उनको हम फ्यूचर में रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। 1765 का मैंने आपको बता दिया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और वहाँ से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गुलाम बनाना शुरू किया, ठीक है। और काफ़ी हद तक क्या सारा ही इंडिया को गुलाम उन्होंने धीरे धीरे लगभग बना लिया, कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद उनकी गुलामी से आज़ाद होने की हमने एक बहुत ही अच्छी ठीक ठाक सी कोशिश करी थी, ठीक है, सिर्फ कोशिश करी थी, कामयाब तो नहीं हुए थे हम। कब की थी वो? 1857 में, ठीक है, 1857 में की थी। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में हुआ था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, कब हुई थी? 1857 में हुई थी। ये बात ठीक है कि हम इसमें हार गए थे, ठीक है, वी लॉस्ट, ठीक है, ब्रिटिशर्स जीत गए थे इसमें और हम हार गए थे। लेकिन हमने पहली बार कोशिश की थी ब्रिटिशर्स से आज़ाद होने की, अंग्रेज़ों से आज़ाद होने की। हमने जो कोशिश की थी वो पहली बार कब की थी? 1857 में की थी। और आज भी जो हम लोग आज़ाद हैं, ठीक है, उसकी जो नींव रखी गई थी वो लगभग यहीं से रखी गई थी, ठीक है। 1857 में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कहीं याद होगा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने ना सुना हो, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो लड़ाई लड़ी थी वो कब लड़ी थी? 1857 में लड़ी थी, ठीक है। ये बात थोड़ा सा, चलो वैसे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, मैं डिटेल में नहीं बताता हूँ चीज़ों को उतना, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि उस वक्त इंडिया वॉज नॉट ए कंट्री एक्चुअली, ठीक है। जैसे आज हमारा देश है भारत है, लेकिन उस वक्त इंडिया एक देश नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त छोटी छोटी रियासतें होती थी, अलग अलग राजा होते थे, ठीक है, उनका अपना खुद का देश होता था, ठीक है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई भी हैं, तो इनका ये इंडिया की लड़ाई के लिए नहीं लड़ रही थी, ठीक है, इंडिया को आज़ाद कराने के लिए नहीं लड़ रही थी। इनका जो खुद का जो राज था, ठीक है, इनका जो छोटा सा देश था उसका नाम झांसी था, ठीक है, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ठीक है, ये इसकी आज़ादी के लिए लड़ रही थी। लेकिन ये झांसी है इंडिया के अंदर ही, तो कह सकते हैं कि हाँ इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये झांसी की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। इसी तरह जो दूसरे राजा थे छोटे छोटे, ठीक है, वो भी अपने अपने राज्यों की आज़ादी के लिए ब्रिटिशर से लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम हार गए बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, ठीक है, बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से हम यहाँ पे हार गए। लैक ऑफ यूनिटी कह सकते हैं, लैक ऑफ यूनिटी मतलब हम लोगों के बीच में थोड़ी सी एकता की कमी थी, यूनिटी की कमी थी, इस वजह से हम हार गए। या फिर ब्रिटिशर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ठीक है, हमेशा याद रखना,
ठीक है, अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर जो लगभग 200 साल राज किया, ठीक है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ठीक है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, इस पॉलिसी की वजह से ही उन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया। ठीक है, मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवाइड कर देना, हम लोगों को आपस में डिवाइड कर देना, ठीक है, और फिर हमारे ऊपर रूल करना, हमारे ऊपर राज करना। हमें डिवाइड कर देते थे ब्रिटिशर्स, डिवाइड कर देते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज भी हम लोगों को मतलब हमें ये अकल नहीं आई है जो डिवाइड एंड रूल वाली जो जिसका फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया था। ठीक है, आज भी हम लोगों को लोग डिवाइड करके और हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि यूनिटी इज़ ऑलवेज स्ट्रेंथ। ठीक है, हमें हमेशा मिल के रहना चाहिए। अगर हम मिल के रहेंगे तो कोई भी हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकता है। ठीक है, डिवाइड कर देते थे, लाइक जैसे ये क्या करते थे, छोटे छोटे राजाओं को खुद को आपस में लड़वा देते थे। ठीक है, उससे अब बोला राजा तो आपस में लड़ गए, उन दोनों की पावर कम हो गई। ठीक है, और उसके बाद उनको उनके राज को अपने जो राज में जो है मिला लेते थे। ठीक है, आज भी लोग हमें डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कास्ट। ठीक है, कास्ट के बेसिस पे या फिर क्लास के बेसिस पे। ठीक है, क्लास के बेसिस पे मतलब अमीर गरीब, कास्ट तो आपको पता ही है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो गए। ठीक है, या और छोटी छोटी ब्राह्मण्स के अंदर बहुत सारी कास्ट होती हैं, उनके बेसिस पे हमारे देश को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर क्लास के बेस पे, पुअर है, रिच है। ठीक है, कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वी आर एक्चुअली इंडियंस। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं, चाहे हम अमीर हों चाहे गरीब हों। ठीक है, चाहे हम किसी भी कास्ट के हैं, चाहे हम किसी भी क्लास के हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं। ठीक है, 1857 में क्या हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 1885 में क्या हुआ। ठीक है, 1885 में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था जिसको बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। आपने कांग्रेस का नाम जरूर सुना होगा। कांग्रेस हमारे देश में एक पार्टी है, ये वही कांग्रेस है। ठीक है, वही कांग्रेस है जो आज हमारे देश में एक पार्टी है। ठीक है, जिसकी हेड हैं सोनिया गांधी जी। ठीक है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अपने नाम जरूर सुने होंगे। ठीक है, वही कांग्रेस पार्टी है। ये कब बनी थी? ठीक है, बहुत ही पुरानी पार्टी है। बीजेपी उतनी पुरानी पार्टी नहीं है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा पुरानी पार्टी है। ये कब फॉर्म हुई थी, कब बनी थी, फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? 1885 में हुई थी। बाय हुम, किसके द्वारा हुई थी ये भी देख लेना, बाय AOU। ठीक है, कांग्रेस का पूरा नाम आपको शायद पूरा नाम पता ना हो कांग्रेस का। कांग्रेस का पूरा नाम है INC। ठीक है, INC का क्या मतलब होता है? INC का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये है आपका कांग्रेस का पूरा नाम, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी थी? 1885 में बनी थी। किसने बनाई थी? बाय A.O. ह्यूम। ठीक है, आपने शायद हो सकता है कि A.O. ह्यूम का नाम ही ना सुना हो। ठीक है, A.O. ह्यूम कौन है? पहली बार नाम सुना है। ठीक है, ये A.O. ह्यूम का, और ये तो इंडियन नाम लग भी नहीं रहा। मतलब इंडिया में इस तरह का नाम थोड़ी ना होता है। हमारे तो लग सोहन, मोहन, राकेश, मनीष, ठीक है, इस तरह के नाम होते हैं। A.O. ह्यूम, ये सही बात है। A.O. ह्यूम वॉज नॉट एन इंडियन। ठीक है, ये इंडिया का नहीं था, ये ब्रिटिशर है एक। ठीक है, ही इज अ ब्रिटिशर। ठीक है, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था ये एक। ठीक है, A.O. ह्यूम कौन था? ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। उसने कांग्रेस पार्टी की जो है फॉर्मेशन करी थी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट में नौकरी करता था, जो ब्रिटिश की सरकार थी उस वक्त। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट में नौकरी करता था, एक सिविल सर्वेंट था। ठीक है, उसने कांग्रेस की फॉर्मेशन करी थी 1885 में। ठीक है, ठीक है, हमने देख लिया कि 1885 में क्या हुआ है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हो गई है। ठीक है, और यहां से फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बाद यहां से जो हमारी फ्रीडम, हमारी जो नेशनलिज्म है, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि हमारी जो अंग्रेजों से आज़ाद होने की जो लड़ाई है, ठीक है, वो एक्चुअल में यहाँ से बहुत ही अच्छे से शुरू हो गई थी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, और ये जो लड़ाई है इसको लाइक हमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में 10th क्लास में स्टडी करना है। ठीक है, और इस लड़ाई के वैसे तो 3-4 काफ़ी सारे फेजेस होते हैं, इसके कुछ फेजेस होते हैं, उन फेजेस को आप समझ लो। उसके बाद हम 10th क्लास का जो है मेन जो टॉपिक है बिल्कुल वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ वो फेजेस अगर आप समझ लोगे या यहाँ तक भी आपने जो अच्छे से समझ लिया तो आपका पूरा अच्छा से बैकग्राउंड जो है बेसिक बन जाएगा। ठीक है, वो 4 फेजेस क्या हैं, उन फेजेस को देख लेते हैं। फेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, फेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल जो है हमारी, उसके फेजेस क्या हैं? ठीक है, कौन कौन से उसके फेजेस हैं देख लेते हैं। 4, वैसे अलग अलग बुक्स में ही आपको अलग अलग मिल सकता है,
ठीक है, लेकिन 4 इसके इंपॉर्टेंट फेज हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका, ठीक है, मॉडरेट फेज, ठीक है, मॉडरेट फेज। इसका मतलब क्या कुछ कैसे होता है वो मैं अभी बताता हूँ, पहले फेजेस के नाम मैं बता देता हूँ। ठीक है, मॉडरेट फेज, इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 1885। 1885 में हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुई है, 1885 में कांग्रेस बनी है, 1885 से 1905, ठीक है, 1885 से लेके 1905 तक हमारा कौन सा फेज है? मॉडरेट फेज। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा कौन सा फेज है? ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड है हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज। इसका टाइम पीरियड क्या है? एक्सट्रीमिस्ट फेज आपका जब हमारा मॉडरेट फेज खत्म हो रहा है लगभग वहीं से 1905 से लगभग 1920 तक, ठीक है। तीसरा है हमारा गांधीयन फेज। गांधीयन फेज गांधी जी के नाम से है ये, गांधीयन फेज, ठीक है। ये कब शुरू हो रहा है हमारा? लगभग 1920 से लेके 1947 तक, ठीक है। पहले हमारे ये दोनों फेज चले, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, उसके बाद हमारा गांधीयन फेज स्टार्ट हो गया 1920 में, और ये कब तक चला? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तब तक चला, ठीक है। गांधी जी आ गए थे, उसके बाद मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज के बाद फिर गांधी जी ने सब कुछ आके खुद संभाल लिया था, ठीक है। हमारा फोर्थ हमारा फेज है रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म का जो फेज है वो, इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, 1890 से 1947 तक है ये, ठीक है। देखो ये तो हमारे एक्चुअल में जो फेज हैं ये तो चलते रहते हैं, ठीक है, ये तो हमारे एक्चुअल में जो है वो चल रहे हैं, ठीक है, मेन स्ट्रीम में चल रहे हैं, ठीक है, सरकार के साथ क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये जो फेज है हमारा रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म का, ये इन तीनों फेजेस के पैरेलल चल रहा है, ठीक है। ये 1890 में स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और कब तक चल रहा है? 1947 में। ये तो आप समझ रहे होंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविज्म फेज में कर क्या रहे हैं। इसमें जो क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी को हिंदी में बोलते हैं क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी। और ये क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी नाम सुनते ही आपके दिमाग में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नाम आ गए होंगे, ठीक है, तो सही बात है बिल्कुल, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म फेज में इसमें तो नॉर्मल तरीके से लड़ते हैं, लेकिन इस पे लाइक गोला बारूद फेंक के या बम वगैरह फेंक के उस तरीके से लड़ाई करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये 1890 से 1947 तक हमारा चला था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इन तीनों चारों फेजेस को हल्का हल्का सा इनका मीनिंग में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूंगा कि मॉडरेट फेज क्या होता है, मॉडरेट्स का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम 10th क्लास का स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिए फेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन फेज और रेवोल्यूशनरी फेज, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में मैं इनका मतलब बता देता हूँ, ठीक है, कि किस फेज का क्या मीनिंग होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपका टाइम नहीं खराब करना है, ठीक है। पहला जो हमारा फेज है इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसका नाम है क्या? मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज, ठीक है। दो लाइक ये जितने भी फेज है तीनों चारों में मैं आपको इसमें दो चीज़ें बता दूंगा इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। लीडर्स, ठीक है, उनके लीडर्स के नाम क्या कहते हैं, कौन कौन से लीडर्स हैं, लीडर्स एंड मेथड्स, ठीक है, मतलब कौन कौन से तो उसमें लीडर्स थे और क्या क्या उनके फाइट करने के मेथड्स हैं, कैसे वो लड़ाई करते थे, और वो लीडर्स कौन कौन थे उनके नाम भी थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए जनरल नॉलेज के लिए कम से कम, ठीक है। मॉडरेट फेज, ठीक है, टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया था, इसका कितना था टाइम पीरियड था इसका 1905 से, सॉरी 1905 नहीं था, 1905 बाद में 1885, ठीक है, जब कांग्रेस बनी है 1885 से 1905 तक, ठीक है। ये हमारा मॉडरेट फेज का टाइम पीरियड है, ठीक है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मॉडरेट का मतलब देख लो। हिंदी में अगर मैं मॉडरेट का मतलब बता दूं तो इसे बोलते हैं नरमपंथी, ठीक है, नरमपंथी। मतलब जो मॉडरेट फेज के जो लीडर्स थे उनका लाइक वो लोग नरम थे, उनका खून नरम था, गर्म नहीं था, मतलब ये लोग आराम से प्यार मोहब्बत से काम लेते थे, ठीक है। लीडर्स थे कौन कौन, इसमें लीडर्स के नाम देख लेते हैं, ठीक है, लीडर्स के नाम देख लेते हैं। कुछ लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं वैसे तो इसमें लेकिन कुछ फेमस नाम आप याद रख लेना। जी.के. गोखले, ठीक है, जी के मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। W.C. बनर्जी, ठीक है, अगर फुल पूरा नाम बताऊं तो
डब्ल्यू सी बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कांग्रेस का जो लाइक जब हमारी कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो इसके जो पहले जो चेयरमैन थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी जी थे। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी। उसके बाद है आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, आपको नाम ना भी याद रहे कोई बात नहीं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये बहुत ही फेमस नाम है, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। ठीक है, तो कम से कम नाम तो आपको थोड़ा बहुत याद रहना ही चाहिए। ठीक है, ये हमारे लीडर्स हो गए मॉडरेट फेज के। ठीक है, दूसरा है इनके मेथड्स। ठीक है, मेथड्स क्या हैं इनके? मेथड्स टू फाइट। ठीक है, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जो लड़ाई करते थे वो कैसे कैसे करते थे, कैसी लड़ाई करते थे। ठीक है, किस तरह से लड़ाई करते थे, इनके जो मेथड्स थे वो देखते हैं। ठीक है, मॉडरेट के जो मेथड है थोड़े से इंटरेस्टिंग है, वो है प्रेयर्स, पेटिशंस। ठीक है, प्रेयर्स और पेटिशंस का मतलब है लाइक मीटिंग्स, आगे भी लिख लेते हैं, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। प्रेयर्स का मतलब क्या है, लाइक प्रेयर्स एंड पेटिशंस करना, मतलब कि एक तरह से अंग्रेजों के हाथ पैर जोड़ना। ठीक है, प्रेयर्स एंड पेटिशंस करना मतलब अंग्रेजों से अपनी मांग मनवाने के लिए बोलना कि हमारी ये मांग मान लो या हमारा ये काम करवा दो, उस तरह से। ठीक है, पेटिशन का एग्जैक्टली मैं बताता हूँ, हिंदी में बोलते हैं इसको याचिका। ठीक है, याचिका बोलते हैं। ठीक है, पेटिशन का मतलब क्या होता है, याचिका। मतलब अंग्रेजों को याचिका देते थे, मतलब कि एक पेपर पे लिख के थे अपनी डिमांड जो है अंग्रेजों को दे देते थे। अंग्रेज क्या करेंगे और उस डिमांड का, ठीक है, उसको फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल देते थे। अंग्रेज इनकी डिमांड मानते नहीं थे क्योंकि ये प्यार मोहब्बत से बोलते थे इसलिए। ठीक है, उसके अलावा मीटिंग्स करना, आपस में मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आपस में मिलकर बहस कर रहे हैं कि हम ये करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, वो करेंगे। ठीक है, इस तरह से, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं या ज़्यादा कुछ हमने अचीव नहीं किया। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि लाइक ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं और डायरेक्ट हम लड़ाई क्यों नहीं कर लेते अंग्रेजों से। ठीक है, या इनके मेथड गलत हैं, ऐसा नहीं है, इनके मेथड ठीक हैं अपनी जगह बिल्कुल। ठीक है, और इन लोगों ने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा है। ठीक है, प्रेयर्स और पेटिशन, देखो बेटा अभी तो लाइक उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो उतनी आसान नहीं थी जितनी आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, अभी 1885 में तो हमारी कांग्रेस सिर्फ बनी थी, अंग्रेज चाहते तो शायद हमारी कांग्रेस को बंद कर देते, फिर देश आज़ाद कहाँ से होता। ठीक है, अभी तो हम धीरे धीरे लाइक अभी तो सिर्फ हमने कांग्रेस बनाई है, उसमें अभी हम लोग प्यार मोहब्बत से काम ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसको इंक्रीज करेंगे ना। ठीक है, तो इनके मेथड बिल्कुल अपनी जगह सही थे और इन्होंने अचीव क्या किया। ठीक है, इन्होंने जो इतनी मेहनत की उसमें अचीवमेंट क्या थी, देश को आज़ाद तो इन्होंने नहीं कराया, बिल्कुल सही बात है, देश को आज़ाद इन्होंने नहीं कराया, लेकिन अचीव क्या किया। ठीक है, अचीव इन्होंने करा है, इन्होंने जो हमारी जो आगे की जो लड़ाई है, ठीक है, आगे की जो लड़ाई है, आगे आके हमारे दूसरे लीडर्स जो लड़ेंगे, गांधी जी आएंगे या जो भी हमारे लीडर्स आएंगे, उनके लिए बैकग्राउंड इन्होंने बनाया है। ठीक है, उसके लिए बैकग्राउंड इन्होंने, उसके लिए जो बेस है वो इन लोगों ने तैयार करके दिया है। ठीक है, तो ये इनका काम था। ठीक है, नेक्स्ट मॉडरेट फेज के बाद नेक्स्ट हमारा फेज देखते हैं। ठीक है, मॉडरेट फेज के बाद नेक्स्ट हमारा जो दूसरा फेज है वो है एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज, टाइम पीरियड मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और देख लो। टाइम पीरियड जब हमारा मॉडरेट फेज खत्म होता है लगभग 1905 से 1920 तक। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, जैसे मैंने मॉडरेट का मतलब आपको बताया, नरमपंथी बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को बोलते हैं हिंदी में गर्मपंथी। ठीक है, गर्मपंथी मतलब ये लोग उतने प्यार मोहब्बत से काम नहीं लेते थे। ठीक है, जैसे नरमपंथी लेते थे, उतना ज़्यादा गर्म भी नहीं था इनका खून की लाइक बिल्कुल गोली बारूद और बम से उड़ा दें अंग्रेजों को। ठीक है, वो काम रेवोल्यूशनरी करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट गर्मपंथी तो है, लेकिन जो बम वगैरह गोली वगैरह का जो काम है वो रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट यानी कि क्रांतिकारी लोग करते हैं, ये नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें इनके लीडर्स देख लेते हैं, लीडर्स कौन कौन है, लीडर्स के नाम। ठीक है, इसमें लीडर्स हैं आपके लाल, पाल, पाल एंड घोष, ये इनके मेन लीडर्स हैं। लाल मतलब, ठीक है,
लाल, बाल, पाल और घोष, ये इसके मेन लीडर्स हैं। ठीक है, नाम देख लो इनके डिटेल में क्या क्या है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ठीक है। पाल मतलब बिपिन चंद्र पॉल, बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, और घोष मतलब औरबिंदो घोष, औरबिंदो घोष। ठीक है, ये हैं हमारे मेन लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट के। ठीक है, लाल, बाल, पाल और घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष। ठीक है, ये तो हमारे लीडर्स हो गए। दो चीज़ें हमें पढ़नी थी, लीडर्स और मेथड्स। ठीक है, लीडर्स हमने देख लिए, इनके मेथड्स क्या क्या है पढ़ने लड़ने के। ठीक है, अंग्रेजों से ये जो लड़ाई करते थे उसमें इनके मेथड्स क्या थे। इनके दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, एक तो है आपका स्वदेशी, ठीक है, और दूसरा है बॉयकॉट। ठीक है, स्वदेशी और बॉयकॉट। उसके अलावा लाइक ये मार्चेस वगैरह भी करते थे। ठीक है, मार्चेस वगैरह मतलब कि जुलूस वगैरह निकालना। ठीक है, वो सब काम भी ये लोग करते थे। स्वदेशी और बॉयकॉट का मतलब पहले आप थोड़ा सा डिटेल में देख लो। स्वदेशी और बॉयकॉट का मतलब है, स्वदेशी का मतलब होता है, स्वदेशी मतलब हमारे देश का। ठीक है, स्वदेशी। ठीक है, हिंदी का वर्ड है, मतलब कि हमारे देश का। ठीक है, और बॉयकॉट का मतलब हिंदी में होता है, बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, जो स्वदेशी जो चीज़ें होती थी, मतलब कि जो चीज़ें हमारे देश में बनती थी, ठीक है, उनको तो फेमस करने की कोशिश करते थे, लोगों को बोलते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि जो हमारे देश में चीज़ें बन रही हैं उनको यूज़ करो, उनका उपयोग करो। ठीक है, और जो विदेशों से जो चीज़ आ रही है, मतलब अंग्रेजों की जो चीज़ें हैं उनको बॉयकॉट करो, उसका बहिष्कार करो। जैसे आजकल हम बोलते हैं कि हमारे देश में जो चीज़ें बन रही हैं उनको यूज़ करो, और जो चाइना से चीज़ें आ रही हैं उनका बॉयकॉट करो, उनका बहिष्कार करो। उस तरह की बातें ये समझाते थे। ठीक है, दूसरा क्या करते थे, मार्चेस वगैरह निकालते थे। ठीक है, जुलूस वगैरह ये निकालते थे। ठीक है, ओके। मेथड्स, स्वदेशी, बॉयकॉट, मार्चेस। एक और भी मेथड देख लो इसका, मार्चेस के साथ साथ स्ट्राइक्स। ठीक है, स्ट्राइक्स वगैरह भी ये करते थे। ठीक है, हड़ताल हिंदी में बोलते हैं जिसको हड़ताल। ठीक है, स्ट्राइक्स वगैरह करना, हड़ताल करना, मार्चेस वगैरह मतलब कि जुलूस वगैरह निकालना। ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकालते थे, हड़तालें करते थे, स्वदेशी और बॉयकॉट करते थे। ठीक है, लोगों को अवेयर करते थे, लोगों को जागरूक करते थे। तो ये सब काम करते थे हमारे कौन, एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि हमारे गर्मपंथी जो नेता थे। ठीक है, कब से कब तक किया इन्होंने ये काम, 1905 से 1920 तक, 1920 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फेज है, ठीक है, वो कौन सा फेज है, वो फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज है आपका। ठीक है, हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, और लाइक आपकी जो 10th क्लास है अगर, ठीक है, तो उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है, गांधीयन फेज। ठीक है, ये जो फेज है ये मैं आपको एक्चुअली डिटेल में अभी मैं उतना नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है एक्चुअल में, तो ये जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने सारा बना दिया है, नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी, ठीक है, उसमें मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी हल्का सा बेसिक बता देता हूँ। गांधीयन फेज का टाइम पीरियड तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो, 1920 से बता दिया था मैंने, 1920 से 1947, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ है। ठीक है, 1920 अगर एग्जैक्टली ना लिखूँ, लाइक और अच्छे से बता दूँ तो इसको 1915 से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, 1915 से स्टार्ट हुआ है गांधीयन फेज। क्यों, क्योंकि 1950 में क्या हुआ था, गांधी जी केम बैक टू इंडिया। ठीक है, 1915 में क्या हुआ था, गांधी जी भारत वापस आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे एक्चुअली में। ठीक है, साउथ अफ्रीका से आए थे। ठीक है, अगर एग्जैक्टली डेट बता दूँ तो लाइक, चलो अभी मैं बताने नहीं चाह रहा लाइक इस वीडियो में डिटेल में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसे। 9 जनवरी 1915। ठीक है, इस डेट को एग्जैक्टली आए थे, और इस डेट को आज भी हमारे देश में NRI डे, NRI तो आप समझते हो, नॉन रेजिडेंस इंडियन। NRI का मतलब होता है क्या, नॉन रेजिडेंस इंडियन, मतलब कि वो वाले इंडियन जो भारत में नहीं रहते हैं, तो वो इंडियन। ठीक है तो वो इंडियन है, तो वो भारतीय है, लेकिन वो भारत में नहीं रहते, मतलब कहीं विदेश में रह रहे हैं। जैसे हमारा कोई भाई बहन हो गया, दोस्त रिश्तेदार हो गया, वो मान लो अमेरिका में नौकरी कर रहा है, या लंदन में नौकरी कर रहा है, किसी और देश में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, नौकरी करने के काम करने के लिए वहाँ पे गए हैं, तो उनको बोलते हैं हम NRI। ठीक है, तो
1915 में गांधी जी जो आए थे 9 जनवरी को, तो उस दिन को हम NRI डे की तरह से मनाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय, हिंदी में मैं बता देता हूँ, भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है, NRI डे। ठीक है, डिटेल में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, ये याद रख लेना अगर आप याद रख सको तो। ठीक है, तो गांधी जी आए थे, हमें 2 चीज़ें पढ़नी थी इसमें, मेथड्स और लीडर्स के नाम और मेथड्स। ठीक है, तो लीडर तो इसमें लाइक गांधी जी हैं, गांधीयन फेज में कोई हमारा एक्स्ट्रा लीडर तो है नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 मैन आर्मी है। ठीक है, 1 मैन आर्मी जिन्होंने अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिना किसी हथियार के लड़के हमें मतलब इतनी आज़ादी दिलाई। ठीक है, वो गांधी जी हैं इसमें, और कोई भी नहीं है। और इनके मेथड्स, गांधी जी के मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं जो किसी को समझ में ही नहीं आते कि गांधी जी के लड़ने के तरीके क्या थे। ठीक है, वो सब मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चौथा हमारा फेज देख लेते हैं। चौथा हमारा फेज है रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म का फेज, रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म, हिंदी में बोलते हैं रेवोल्यूशनरी को, क्या बोलते हैं हिंदी में, शायद आपको ज़्यादा ये नाम पता हो, क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारी। ठीक है, इसमें वही सब काम करते हैं ये लोग जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से काम, मेथड्स इनके फाइट करने के। ठीक है, मेथड्स वही अंग्रेजों के ऊपर बॉम्ब फेंकना, गोली चलाना। ठीक है, ये सब काम आपको अच्छे लगते हैं ना, बॉम्ब फेंकना, ठीक है, फायर करना, गोली मार देना, उनको उड़ा देना, बम फेंक देना। ठीक है, ख़त्म कर देना अंग्रेजों को 1 मिनट में। ठीक है, उस तरह की सोच रखना। ठीक है, इस तरह की सोच रखना इनका काम था, रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म के जो हमारे लीडर्स थे उनका। लीडर्स देख लेते हैं कौन कौन है इसमें। लीडर्स, कुछ मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम इसमें याद रख लो। लीडर्स कौन कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पता ही है, भगत सिंह जी हमारे। ठीक है, किसने क्या क्या किया था वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम याद रख लो। भगत सिंह है हमारे, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, सुखदेव, राजगुरु। ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, लाइक और भी नाम याद रख लेना इसमें, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। ठीक है, एक नाम और भी याद रख लेना, ऊधम सिंह। ठीक है, ऊधम सिंह। ये जो हैं हमारे ये जो हैं हमारे लाइक, ठीक है, ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे मेथड्स हो गए रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म्स के, कि लड़ाई करने के तरीके, और ये हमारे मेन लीडर्स हो गए। ठीक है, अब जो है आपका 10th क्लास के जो हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप लोगों का मैंने हिस्ट्री का ऑलमोस्ट पूरा अच्छा सा बैकग्राउंड आपका बना दिया है। अब आपको जो आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, अब ये आपको ऐसा समझ में आएगा कि आप पूरी ज़िंदगी इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको मैं डिटेल में और बहुत ही अच्छे से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा वेट करना, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी कुछ टाइम, ठीक है, थोड़ी कुछ टाइम बाद आएगी। ओके।